Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about hydrogen bonding. After studying dipole forces, dipole induced forces and London dispersion forces, today our topic is hydrogen bonding. आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सफिशिएंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल फोर्सेस भी होती है, यानी इंट्रैक्शन फोर्सेस भी होती है कि एक ऑक्सीजन एटम इज़ अ बॉन्डेड विद टू हाइड्रोजन एटम बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी नो दैट ऑक्सीजन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से जो पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा दे हैव द मोर एबिलिटी एंड द मोर कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर या बॉन्डेड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। इससे क्या होगा, जैसे उसके पास ग्रेटर अफिनिटी है, ऑक्सीजन के पास ग्रेटर एबिलिटी है या ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज़ वाई इट हैव द ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, then it will be able to carry partially negative charge and then hydrogen will become partially positive charge. So that यहाँ पर भी सेम इसी तरह से होगा बिकॉज ऑक्सीजन एटम जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से इसके ऊपर भी पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज। सो वही हम क्या कहते हैं, ऐसे बॉन्डेड ऐसे फोर्सेस यानी कि एक जो पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर उसे हम कहते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल, और उन फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। सो दी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आल्सो यानी कि एग्जिबिट द डाइपोल इंट्रैक्शन एज वेल एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डाइपोल इंट्रैक्शन वैसे तो ये यानी कि सिंपल से में है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल में किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह से इस्टेब्लिश होती है। बेसिकली वी नो डैट कि ऑक्सीजन एटम हैव द 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है इसके पास। सो इसमें क्या करता है, जिससे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है -2। अब -2 होने की वजह से उसने तो अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड पार्टिसिपेट करने में लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके पास 6, जबकि एटॉमिक नंबर इसका जो है ना वो 6 इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, और जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि फर्स्ट शेल में जो होगा ना वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से तो 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 वैलेंसी होने की वजह से या ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से उसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिए, बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी कि ऑक्सीजन एटम हैव द 2 लोन पेयर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर मौजूद है पड़े। तो अब ये क्या होता है कि अब हाइड्रोजन एटम एक पार्शली चार्ज कैरी करने की वजह से एक स्मॉल साइज बन जाती है, यानी कि स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से सो दी यानी कि हाइड्रोजन एटम हैज़ अ सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दिस हाइड्रोजन एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट देयर स्मॉल साइज। अपनी स्मॉल साइज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पार्टिकल, एक टाइनी पार्टिकल्स के ऑर्बिटल मोशन और एक्सिस मोशन की वजह से डिवेलप होता है, और ये नेचुरली होता है, यानी कि कुदरती तौर पर ही ये डिवेलप हो जाता है उनकी मोशन की वजह से, उनकी एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम और एंगुलर स्पिन मोशन की वजह से वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो सो इन दिस केस यानी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इज़ अ वेरी टाइनी पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल है इन इट साइज। तो साइज स्मॉल होने की वजह से एटम जो है हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला जो एटम है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करने से ये ऐसा हो जाता है कि वो ऑक्सीजन का एटम जिसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर मौजूद हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वहीं ऑक्सीजन एटम क्या करता है वो लिंक कर देता है, यानी कि लिंक्स बना देता है या गेट टुगेदर हो जाता है टू दी, या आप ऐसे समझे कि टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद दी हाइड्रोजन एटम्स के साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ विद दी हाइड्रोजन एटम यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डिवेलप होने से वहीं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल का वहीं ऑक्सीजन एटम दैट हैव द 2 लोन पेयर देन विल बी एबल टू make a coordinate covalent bond or the coordinate links with the other water molecule due to the lone pair of electron that have
अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब यही ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, यानी सॉरी एटम होगा, वो फिर दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट लिंक बना देता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा ना ये पेयर इसको डोनेट कर देगा, उसको दे देता है। तो इसको देने से, डोनेट करने से जो फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसको हमने डॉटेड से शो किया। सपोज हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब वो अट्रैक्ट होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होगा, यानी दे गेट टुगेदर होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये भी इसमें भी सेम इसी तरह से होता है, पार्टली नेगेटिव चार्ज पार्टली पॉजिटिव चार्ज, दैट एटम हाइड्रोजन एटम पार्टली पॉजिटिव चार्ज। सो क्या होगा, अब इसी ऑक्सीजन के पास दैट ऑक्सीजन हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, तो इट्स 1 लोन पेयर को यूज करेगा टू मेक अ लिंक विद द पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रेजेंट इन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। और यहीं एक दूसरा पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, वो टेक पार्ट करेगा इन अ केमिकल बॉन्डिंग में टू मेक अ लिंक या टू मेक अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टू विद द हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अदर एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो जिससे क्या होगा, इनसे जो डेवलप होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको डॉटेड से उन्होंने शो किया हुआ है आपको लाइन से। तो ये जो डॉटेड आपको शो हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई है। सो ये जो फोर्स अट्रैक्शन होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं, या जिसे हम लिंकेज के हैं कि ऑक्सीजन का इनके साथ लिंक हो गया है या बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है, फोर्स अट्रैक्शन हो गई है, तो इस फोर्स को नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डैट बॉन्डिंग इज सफिशेंटली प्रेजेंट होती है इन द वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सो इसी तरह से क्या होता है, फिर इसी तरह से भी ये वाटर मॉलिक्यूल फिर दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाएगा, यानी इसी के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास भी तो जाहिर बात है लोन पेयर मौजूद है, तो ये भी अपना एक लोन पेयर जो है ना इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या करेगा, लिंकेज बनाएगा। और इसी तरह से इस एक दूसरा पेयर को भी इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए इसके साथ भी लिंकेज बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता चला जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती शुरू हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन बॉन्ड आपको शो हो रही है, ये कोवेलेंट बॉन्ड शो हो रही है, लेकिन इसको जो शो किया गया है डॉटेड से शो किया गया है, इससे ये शो होता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो ये इस हिसाब से क्या हो जाता है, एक लूज बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होता है देन सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन से। सो वी कैन से डैट कि इसकी निस्बत यानी डाइपोल इंटरेक्शन की निस्बत, फोर्सेस की निस्बत जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डेट इज वेरी स्ट्रांगली होती है। सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के स्मॉल साइज होने की वजह से इट कैन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस बॉन्डिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो बेसिकली सारा का सारा फिनोमिना किसके ऊपर डिपेंड अपॉन कर रहा है कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो पार्शियलिटी क्रिएट हुई है, सॉरी यानी कि पोलैरिटी क्रिएट हुई है, पोलैरिटी डेवलप्ड हुई है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप हो गई है, जिससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी तरह से एक ब्रिज की फॉर्म है, देखिए किस्म के एक ब्रिज बनते जाएंगे, तो ब्रिज की फॉर्म में बनते मॉलिक्यूल्स बनते चले जाएंगे। तो सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वट एवर वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो फ्लोरीन है या वो नियोन है, तो वो उनमें पाए जाएगी, या वो नाइट्रोजन है, तो उन तमाम में यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है टू मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दी अदर एटम्स के साथ इन देयर मॉलिक्यूल। सो दूसरे हमारे पास इस तरह से एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास एक ट्राइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो उसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। वो कैसे डेवलप हुई है, कैसे इस्टेब्लिश हुई है, डेफिनेटली कि ऑक्सीजन इसका जो क्लोरोफॉर्म, इसमें हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म के अंदर जो ऑक्सीजन है यानी कि इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन्स के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई है। तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है यानी कि डाई मिथाइल एसीटोन जिसे हम कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर।
तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू कार्बन की निस्बत, जिससे इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ये क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन एटम के साथ इसी तरह से एक लिंकेज बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप हो जाती है। तो सेम इसी तरह से NH के मालिक्यूल में यानी कि अमोनिया के NH3 के मालिक्यूल में भी इसी तरह से यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिससे एक NH3 के मालिक्यूल दूसरा NH3 के मालिक्यूल के साथ लिंक होता है, बॉन्ड बनाता है थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से। इसी तरह से HF यानी कि फ्लोरीन हाइड्राइड का भी मालिक्यूल दूसरे HF के मालिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से दोनों मालिक्यूल आपस में लिंक टुगेदर होते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी होते हैं। क्यों? बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्लियर है। यानी कि हाइड्रोजन एटम बेसिकली कैसे होती है, किसी भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के जो डिफरेंस है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि इनमें डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो डिवेलप होती है। तो अब आगे हमें पास एक एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है। एक्सेप्शनल केस के जो HF है यानी कि, और इसी तरह से यानी कि अब जाहिर बात है फ्लोरीन का हाइड्राइड है तो क्लोरीन का भी हाइड्राइड होगा, जैसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह से ब्रोमीन का भी हाइड्राइड और आयोडीन का भी हाइड्राइड है। तो ये बेसिकली ये एसिड्स होते हैं। तो HF वो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है एज़ कम्पेयर टू द HCl, HBr या HI के। वो क्या रीज़न है? वो रीज़न यही है कि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स यानी कि वो तमाम स्पीशीज़, वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर एबल टू डोनेट ईजिली हाइड्रोजन और प्रोटॉन एटम इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। अपने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर ईजिली तौर पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को या इंटेंसिटी को एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? अपनी हाइड्रोजन एटम या पार्टिकल्स को डोनेट करके। तो जब ये इसके पास क्या है, अब ये इसके पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। जब उसके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो HF किस तरह से अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर दे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर? वो तो इजीली डोनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ज़्यादा है, जो कि दे आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हाइड्रोजन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट हेल्ड टुगेदर। सो जिसने हेल्ड किया हुआ है, जिसने फ्रिमली तौर पर उसको हेल्ड किया हुआ है हाइड्रोजन एटम को विद फ्लोरीन के साथ, तो वो फिर इजीली तौर पर एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर उसको रिमूव नहीं कर सकते हम उसको। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट HF is a very weak acid as compared to HCl, as compared to HBr and HIK due to the presence of the strong hydrogen bonding, because a partially positive charge hydrogen is entrapped between two highly electronegative atom के दरमियान जो हाइड्रोजन एटम है वो इंट्रैप्ट हो जाता है, जिससे जब यही मॉलिक्यूल्स को जब हम एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर ये ईजिली तौर पर प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाता, प्रोटॉन यही हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इस एसिड्स को HF एसिड वेरी वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वही होंगे जो ईजिली तौर पर डोनेट कर देते हैं, ईजिली तौर पर एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जबकि ये ईजिली डिसोसिएट नहीं हो रहा एसिड HF, क्यों? क्योंकि इसके पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इसके हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ताकत है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वाई HF इज़ वेरी वीक एसिड एज़ कम्पेयर टू HCl एंड HBr के। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ और हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो तमाम कंपाउंड्स की जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती हैं। तो हमारे पास दी हुई है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, और उसके बाद आगे भी हमें इसकी सॉल्युबिलिटी भी दी हुई है और डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड के अंदर किस तरह से होती है। तो हमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से हमें इंटरप्रेट किया गया है कि जो डिफरेंस यानी कि कंपाउंड डैट यानी कि बॉन्ड बनाते हैं विद हाइड्रोजन एटम के साथ, यानी उनके हाइड्राइड दिए हुए हैं और उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरीज होती हैं, यानी कि इन द पीरियड्स एंड अ ग्रुप में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसाइड इट अमंग दम्स, यानी कि इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किस तरह से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली एक ग्राफ बनाया गया है वो मुख्तलिफ एटम्स के हाइड्राइड के पीरियोडिक नंबर के दरमियान और उनके बॉइलिंग पॉइंट। तो पीरियोडिक नंबर्स को उन्होंने एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग पे उन्होंने किया है और बॉइलिंग पॉइंट को वाई एक्सिस पे उन्होंने राइट करके हमें ग्राफ से ये इंटरप्रिटेशन हो रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है व्हेन वी मूव करते हैं फ्रॉम दी, अगर हम फर्स्ट पीरियड से लेकर अगर हम 8 तक यानी कि मूव करें, यानी फर्स्ट से लेकर अब जैसे लिथियम है
तो जैसे सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद ब्रोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, देन फ्लोरीन, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है, देन नियोन है। तो जैसे जैसे उन्होंने कहा हमने मूव किया है, तो हमने ये देखा है कि इन तमाम एटम्स के जो हाइड्राइड्स थे 4 ग्रुप तक, 4 ग्रुप में, अब देखिए 4 ग्रुप में कौन कौन सा 4 ग्रुप है। फर्स्ट हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन। तो कार्बन सिलिकॉन का जो ग्रुप है, 4th ग्रुप, उनके हाइड्राइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है, दे हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो जैसे कि CH4 की बात करते हैं, कार्बन एटम 4 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, टेट्रावैलेंट है, इसके पास जो कैपेसिटी है तो यानी कि मेक का बॉन्ड करता है, अपने टेक पार्ट करता है इलेक्ट्रॉन को इन केमिकल बॉन्डिंग में, वो 4 है। तो H यानी कि ग्रुप नंबर 4 तक हमने ये देखा है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो है ड्यू टू देयर द लीस्ट यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और लीस्ट पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू कम होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम है। लेकिन जैसे फिर हमने मूव किया आगे यानी कि ग्रुप नंबर 5 से 7, 6 से, फिर 7 से, फिर हमने ये देखा है कि कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नियोन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा ही है ना, क्योंकि व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो नाइट्रोजन एटम आ जाता है, ऑक्सीजन एटम फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर फ्लोरीन एटम वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नियोन एटम और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से हम ये देखते हैं कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती चली जाएगी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग होगी, और जब हम ये देखते हैं फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ग्रेटर होगा। अब देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो करेक्टर है वो ज़्यादा है। डैट इज़ वाई वाटर इज़ लिक्विड है एट अ रूम टेम्परेचर, जबकि H2SO गैस भी है, और H2 सिलीनियम का हाइड्राइड और सल्फर के हाइड्राइड ये दोनों गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि ऑक्सीजन के अगर हम हाइड्राइड देखें, आप ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O होगा जिसे वाटर कहते हैं। तो वाटर तो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर एंड सिलीनियम। तो डैट इज़ वाई कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो भी ग्रेटर होता है, और ये इसकी जो स्टेट है वो भी डिफरेंट है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। वैसे तो इसमें भी हाइड्राइड है, इसमें भी हाइड्राइड है, ऐसे क्यों है? ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर एंड सिलीनियम। तो अब आगे पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कैसे फिर इफेक्टेड करता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हम ये देखते हैं कि अगर फ्लोरीन HF है, अगर वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। सपोज़ हमारे पास है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ जाती है, उसके बाद फ्लोरीन आ जाती है, उसके बाद नियोन आ जाती है, ठीक है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नियोन है, उसके बाद फ्लोरीन है। तो अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फिर सोचने की बात ये है कि इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ऐसा ही है ना। अच्छा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब है उसकी जो फोर्सेज है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी तो ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है जब फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो ग्रेटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बॉर्डर लाइन एक्सेप्शनल केस है। वो कैसे, किस तरह से? आप देखें ना कि HF के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। सो वी कैन कि हम देखें ना कि एक यानी कि मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच्ड होता है तो वो सिर्फ एक हाइड्रोजन अपनी इस्तेमाल करता है, जबकि वाटर का मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ लिंक बनाएगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस्टेब्लिश करेगा तो उसके लिए वो अपने 2 हाइड्रोजन एटम को यूटिलाइज करेगा। यानी कि इसके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 1 है, इसके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 2 है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए। तो जाहिर बात है जब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा कोनों से जुड़ी हुई होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा ही है ना, जब ये इसके पास तो एक है हाइड्रोजन एटम, इसके पास तो 2 है, सो क्या होगा? तो डेफिनेटली द फ्लोरीन एटम, द लोअर रीजन दैट कि फ्लोरीन एटम कैन मेक ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड with the electropositive hydrogen of the neighboring molecule, जबकि वाटर कैन फॉर्म दी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा पर मॉलिक्यूल्स में। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके पास जो होगी ना, उसके पास क्या होगे? 2। यानी कि अब देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के यानी कि अपने 2 हाइड्रोजन एटम को यूज
एक यानी कि उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो मज़ीद 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। अब ये देखें, एक हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल का वो 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। कैसे? वो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच्ड है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच्ड है। ऐसे ही है ना, ये देखें, एक हाइड्रोजन एटम 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच। जबकि HF के अंदर क्या होता है, उसमें तो सिर्फ एक, अगर इसके पास यानी कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के पास यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो उसके जो नेक्स्ट हमारे पास उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो वो एक ही होगा डेफिनेटली। यानी कि अब ये देखें, पार्शली प्लस है, ठीक है ना, समझ आ रही है? देखें, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट करें कि उसने सिर्फ अपना एक हाइड्रोजन यूज़ किया, क्यों? उसके पास इट हैव ओनली 1 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ने एक यानी कि इस मॉलिक्यूल के साथ एक लिंकेज की है, एक हाइड्रोजन ने, इसके पास है ही एक हाइड्रोजन। जबकि वाटर का एक हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच है वाटर के, ठीक है ना। यानी कि इन दिस केस हाइड्रोजन एटम इज इंट्रैप्ड बिटवीन 2, क्या है वो, एक ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज इंट्रैप्ड है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। जबकि इनमें क्या है कि ईच मॉलिक्यूल के 2 अणु हाइड्रोजन एटम इंट्रैप्ड होंगे बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर क्या होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू HF के। समझ आ गई अब? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आ भी सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ग्रेटर क्यों होता है, जबकि फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, कि फ्लोरीन को आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहे हैं लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न बताएं। तो इसकी रीज़न आपने यही लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह से, अगर हम अमोनिया के लेते हैं कि उसके पास भी क्या होते हैं, इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है पर मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ ओनली 1 लोन पेयर है, क्योंकि अमोनिया के पास NH3 है। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ले तो उसके पास एक लोन पेयर रहता है, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का भी मौजूद है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं ऑफ HBr का, वो स्लाइटली हायर है देन डैट ऑफ HCl के। फिर वो कहते हैं कि HBr और HCl का अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में एक बॉर्डर के डिफरेंस आता है। वो क्या वजह है, जबकि क्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यानी, और जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी तो ज़्यादा होना चाहिए, जबकि HBr का ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली वही वजह है कि इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो ज़्यादा है। मैंने पढ़ाया था ना पीछे, यानी इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर है, इसके जो डिस्टॉर्शन हो रही है इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड में वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा साइज़ होने की वजह से। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज यहाँ पर बिकम मोर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होने की वजह से इसका जो HBr का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो HBr having the slightly greater boiling point as compared to HCl के, जबकि while HCl having the more electronegative atom like chlorine. So these are यानी एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं ये एक, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो हाइड्राइड्स हैं। अगर पीरियड्स में मुख्तलिफ पीरियड्स के हाइड्राइड के एटम्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक का दिया हुआ है, हाइड्रोजन सिलिकॉन का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो ये भी ग्रेटेड बॉइलिंग पॉइंट्स है ऑफ दोज ऑफ थर्ड पीरियड का ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड इनहेंस द पोलराइजेबिलिटी। तो इनके साइज बड़े होने की वजह से, पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है। तो इसका मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे, वहाँ पर साइज़ भी मेंशन कर हुआ जा रहा है। तो साइज़ को यानी कि अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो वह बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर ग्रेटर हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोलबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की। सोलबिलिटी यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाते हैं, कहाँ कहाँ सोल्यूबल होते हैं, तो डेफिनेटली वो उन्हीं सोल्यूबल होंगे उन्हीं मॉलिक्यूल में जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। लेकिन कुछ हमारे पास कुछ ऐसे और कंपाउंड्स भी मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल या जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं, तो उसके पास भी टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। डैट इज़ वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सोस ग्रुप होने की वजह से वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। यही वजह है कि एथेनॉल जो है या अल्कोहल्स हैं, मेथनॉल्स हैं, ये पानी के अंदर हल पंजीर है, इसको हम हल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ट्रेसेस अमाउंट में कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह भी पानी के अंदर हल पंजीर होते हैं अगर उनके स्मॉल साइजेस हैं। दैन
तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, यानी कि लार्ज मालिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर हल पनजीर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, जबकि वाटर एक पोलर मालिक्यूल है। डैट इज़ वाई पोलर मालिक्यूल आर द सोल्यूबल होंगे इन पोलर में और नॉन पोलर आर सोल्यूबल होंगे इन दी नॉन पोलर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस क्या कहते हैं कि वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, यानी कि 4 कोनों वाला है। इसकी जो ज्योमेट्री पाई जाती है, यानी कि इसकी sp3 है ज्योमेट्री है, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है। तो लिक्विड स्टेट के अंदर हम ये देखते हैं इसकी डेंसिटी और होती है, और जबकि अगर इसकी सॉलिड फेस में यानी आइस की फेस में अगर ये देखते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है डिफरेंट होती है। डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी बेसिकली मास टू वॉल्यूम रेशो होता है, यानी कि कितने वॉल्यूम के ऊपर कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो आइस की निस्बत जो होते हैं ना, फ्री आइस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। और जबकि वाटर की लिक्विड स्टेट के अंदर डेंसिटी वो ज़्यादा होती है। क्योंकि अब लो डेंसिटी, अब आइस की लो डेंसिटी क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं आइस के अंदर, तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रेगुलरिटी जो क्या होती है वो एक्सटेंड होती है थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है स्पेस, खाली जगहें, एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में खाली जगहें बन जाती है। तो बेसिकली अब वो जो खाली जगहें हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उनके एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, और वो खाली जगहें, वॉल्यूम तो वो वहाँ पर काउंट हो रहा होता है, लेकिन उन खाली जगहों पर मास नहीं होता। तो जब वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब है वहाँ पर डेंसिटी कम हो गई है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन वहाँ पर मास भी कम होगा, मास नहीं है। तो डैट इज़ वाई आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर लिक्विड की स्टेट में कम होती है। अप्रॉक्सीमेटली वाटर की जो फ्रीज होता है वो 9% ज़्यादा स्पेस जगह घेरता है एट इट डेंसिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो तकरीबन 9% से ज़्यादा स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है, यानी इतनी जगह घेरता है। तो डैट इज़ वाई डेंसिटी कम होने की वजह से आइस कैन फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस, इसके ऊपर ये तैर सकती है। तो हम ये देखते हैं कि सर्दियों के अंदर अब जैसे लेक्स हैं, जो नदी नाले हैं, हम समंदर है या कुछ भी, तो वो क्या होता है रिवर, तो उनका जो पानी होता है अगर वो फ्रीज़ भी हो जाता है, यानी वो जम जाता है, अगर 0 सेल्सियस फॉल हो जाता है टेम्परेचर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट तक आ जाता है,